इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बेहद चर्चा में रहे इंटरव्यू का निचोड़ निकालने वाले हैं। इसमें एक सच में ध्यान खींचने वाला दावा किया गया है। क्या एक नया वैश्विक संघर्ष पहले ही बहुत ही शांति से शुरू हो चुका है? चलिए बिना देरी किए इस डीप डाइव में चलते हैं। तो ये रहा हमारा रोड मैप। पहला, नया वैश्विक शतरंज। दूसरा, टकराती हुई रणनीतियां। तीसरा, आने वाले वैश्विक संकट। चौथा, घरेलू और सामाजिक बदलाव। और आखिर में वास्तविकता का भ्रम। स्रोत की शुरुआत एक ऐसी भविष्यवाणी से होती है जो किसी को भी चुका सकती है। तर्क यह है कि दुनिया भर में जो अलग अलग प्रॉक्सी युद्ध चल रहे हैं ना, वो सिर्फ छुटपुट घटनाएं नहीं हैं, बल्कि इस बात का साफ इशारा है कि एक वैश्विक युद्ध का शुरुआती चरण पहले ही दस्तक दे चुका है। सोचिए इस बारे में। अब इन विवादास्पद दावों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से समझने के लिए स्रोत गेम थ्योरी यानी खेल के सिद्धांत का सहारा लेता है। ये विश्लेषण मानता है कि देश बिल्कुल शतरंज के खिलाड़ियों की तरह होते हैं। वो जज्बातों से नहीं चलते, बल्कि नियमों, अपने फायदों और वैश्विक वर्चस्व पाने के एक मास्टर प्लान के आधार पर काम करते हैं। आइए बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ। नया वैश्विक शतरंज। यहां से भू राजनीतिक मंच तय होता है। इस विश्लेषण की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पूरे वैश्विक संघर्ष को शतरंज के खेल की तरह पेश करता है। यहां राजा का अर्थ है किसी देश का राजनीतिक ढांचा। मतलब राजा को मात देने का मकसद बॉर्डर पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि उस देश के राजनीतिक ढांचों को अंदर से खोखला करके गिराना है। और जो प्यादे होते हैं वो आमतौर पर गठबंधन वाले देश या प्रॉक्सी होते हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर कुर्बान किया जा सकता है। एक और जबरदस्त उदाहरण भूगोल या टोपोग्राफी का है। देखिए, इराक का मैदान बिल्कुल सपाट और रेगिस्तानी है, इसलिए वहां हवाई हमलों से जल्दी जीत मिल गई थी। लेकिन अगर ईरान की बात करें तो वहां का भूगोल एक पहाड़ी किले जैसा है। ये जगह नेचुरली गरिल्ला टैक्टिक्स और लंबे खींचने वाले संघर्ष के लिए बनी है। यही वजह है कि वहां आसान जीत लगभग असंभव बताई गई है। तो हर देश एक मास्टर प्लान के तहत काम करता है। यही हमें ले जाता है भाग 2 की तरफ, टकराती रणनीतियां। यहां दो बिल्कुल ही विपरीत रणनीतियों का सीधा टकराव दिखाई देता है। एक तरफ है एक शक्तिशाली समुद्री ताकत जो फोर्ट्रेस अमेरिका बनाकर समुद्री व्यापार मार्गों पर अपना पूरा दबदबा चाहती है, और दूसरी तरफ एक विशाल जमीनी ताकत जो यूरेशियन महाद्वीप को एकजुट करने और रेलवे नेटवर्क्स के जरिए समुद्री नाकाबंदी को पूरी तरह बेअसर करने की योजना बना रही है। एकदम आमने सामने की टक्कर। वहीं मध्य पूर्व में स्रोत 2 अलग ही मॉडल्स की तुलना करता है। एक तरफ ईरान की मोज़ाइक स्ट्रैटेजी है, जिसमें इकट्ठे विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड सेनाएं छुपकर और ड्रोन युद्ध के जरिए हमला करती हैं। इसके बिल्कुल उलट इजराइल का ढांचा एलीट इंटेलिजेंस जैसे मौसाद और क्षेत्रीय गठबंधन के जरिए अपनी ताकत और विस्तार बढ़ाने पर केंद्रित है। अगर आधिकारिक रक्षा दस्तावेजों पर आधारित इस प्लेबुक को देखें तो एक बड़ा तर्क सामने आता है। वो ये कि लंबे समय तक चलने वाले युद्ध दरअसल एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। लक्ष्य क्या है? पश्चिमी गोलार्ध को सुरक्षित रखना, सहयोगी देशों को अपने डिफेंस का खर्चा खुद उठाने पर मजबूर करना, और सबसे अहम बात, हथियार बनाकर अपने रक्षा उत्पादन को एक नए लेवल पर ले जाना। अब जब रणनीतियां समझ आ गई हैं, तो देखते हैं भाग 3, संभावित वैश्विक संकट। वो जगह हैं जहां ये ताकतें आपस में भिड़ेंगी। स्रोत का मानना है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ जमीन पर कब्जा करने के बारे में नहीं रहा। असली खेल है मुख्य वैश्विक चोक पॉइंट्स, यानी उन संक्रेत जलमार्गों पर नियंत्रण पाना, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या फिर मलक्का। इन पर कब्जा करने का सीधा सा अर्थ है अपने विरोधियों का तेल, अनाज और व्यापार पूरी तरह से रोक देना। ये किसी भी देश को घुटनों पर लाने के लिए काफी है। खैर, अभी यूरोप और मध्य पूर्व लगातार खबरों में हैं, लेकिन स्रोत चेतावनी देता है कि असली बारूद का ढेर ईस्ट एशिया हो सकता है। ताइवान के संसाधनों पर टकराव या नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का तनाव, ये सब इशारा करते हैं कि कुछ अवसरवादी देश सुपर पावर्स का ध्यान भटकाने का पूरा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इस सब का आम नागरिकों पर क्या असर होगा? आइए देखते हैं भाग 4, घरेलू और सामाजिक बदलाव। इस इंटरव्यू के अनुमान के मुताबिक एक लंबे फॉरएवर वॉर को जारी रखने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो बहुत भारी हो सकती है, खासकर 18 से 24 साल के युवाओं के लिए, जिन्हें आने वाले समय में ऑटोमेटिक सैन्य ड्राफ्ट या अनिवार्य भर्ती का सामना करना पड़ सकता है। बात सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है।
स्रोत एक एआई सिविलियन स्टेट की तरफ तेजी से बढ़ने का अनुमान लगाता है। एक ऐसी व्यवस्था जहां अनिवार्य डिजिटल आईडीज और डिजिटल करेंसी के जरिए हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक ऑनलाइन आदत को ट्रैक और कैटेगराइज किया जाएगा। एक तरह से ये नागरिकों के व्यवहार पर पूरा राज्य का नियंत्रण बनाने की एक कोशिश होगी। इस पूरी स्थिति को एक विशाल ऐतिहासिक नजरिए से देखना बहुत दिलचस्प है। स्रोत हमारे आज के इस इंटरकनेक्टेड और नाजुक दौर की तुलना प्राचीन काल के ब्रॉन्ज एज के पतन से करता है। सोचिए, जलवायु संकट, आकस्मिक अकाल और फिर युद्ध। जब ये सब संकट एक साथ आते हैं तो आपस में जुड़ी हुई प्रणालियां कैसे ताश के पत्तों की तरह ध्वस्त हो सकती हैं। आइए अब इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे दार्शनिक हिस्से पर चलते हैं, भाग 5, वास्तविकता का भ्रम। यहां पर आकर ये चर्चा भू राजनीति से आगे बढ़कर सीधे फिलॉसफी यानी दर्शन की तरफ मुड़ जाती है। एक बहुत ही अहम विचार पेश किया गया है कि समाज को चलाने वाली ये सारी व्यवस्थाएं या सत्ता में बैठे लोग इसलिए मजबूत नहीं हैं क्योंकि उनके पास ताकत है, बल्कि वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि नागरिक सामूहिक रूप से अपनी कल्पना में उन पर विश्वास करने के लिए सहमत होते हैं। इस बात को समझाने के लिए स्रोत प्लेटो की मशहूर एलेगोरी ऑफ द केव का सहारा लेता है। ये एक काफी विवादास्पद ढांचा बनाता है जिसमें तर्क ये दिया गया है कि हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था और मुख्य धारणाएं दरअसल दीवार पर पड़ने वाली सिर्फ परछाइयां हैं। इन्हें फाइनेंशियल इलीट और मीडिया द्वारा सोचे समझे तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है ताकि आम लोगों का ध्यान असलियत से भटकाया जा सके। फिर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि पतन और एआई नियंत्रण की इन सारी भयानक भविष्यवाणियों के बावजूद इसका मुख्य निष्कर्ष काफी सकारात्मक है। तर्क ये है कि जब बड़ी व्यवस्थाएं ध्वस्त होती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर फेल होता है तो बचे रहने का आखिरी सहारा स्थानीय सहयोग ही होता है। अपने संसाधनों को बांटना, पड़ोसी का दरवाजा खटखटाना और अपने समुदाय को मजबूत बनाना ही सबसे काम आता है। तो इस विश्लेषण के अंत में स्रोत एक बेहद विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाता है। अगर हमारी आज की वास्तविकता वाकई दीवार पर सिर्फ एक परछाई है, तो जब ये सारी व्यवस्थाएं आखिरकार टूटेंगी, तब आगे बढ़कर कैसा नया समाज बनाना चुना जाएगा? ये ऐसा प्रश्न है जो काफी लंबे समय तक दिमाग में गूंजता रहेगा।